है, तो आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का Q&A करने जा रहे हैं। ठीक है, डीएनए से हैं ये क्वेश्चंस। बताइए, अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए। हाँ, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें नहीं पूछा जा सकता है। तुम्हें क्या लगता है इसमें नहीं पूछा जाएगा? बता दिया सही आंसर, वेरी गुड। कितने लोगों को पता था ये आंसर? वाह, बायोटेक की वजह से पता था। इन प्रोकैरियोट्स, और कॉपी बंद कर दीजिए, कॉपी बंद करके आंसर देंगे। इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज। अब पढ़िए तो फिर बताइए। अब तुम चुप हो जाना, सॉरी। अब मैं जैसे जैसे पूछूंगी वही बताएगा, ठीक है? तुमने कौन सा बताया? बाकी लोग क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया? तुम लोग को भी वैसे आना चाहिए इस क्लास में, रिवीजन हो जाएगा, पता चल जाएगा कितना पढ़ा। बताओ, बहुत इजी है ये तो। तुम्हारे दोस्त का है अवनीश और कृष्णकांत। वेरी गुड। अभी नहीं समझ में आया? डीएनए जो है पढ़ा है तुमने, बायो एकदम। ओ, पता है क्या होगा तुम लोग के साथ बायो में? हम बता रहे हैं, पढ़ा सब होगा, लेकिन जब इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करोगे तो उसमें होगा क्या कि अब इसमें कुछ नहीं था, लेकिन ये देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है ना, इसी वजह से दिक्कत हो रही होगी। लग रहा होगा कि ये पता नहीं पड़, जबकि इसमें तुम्हें सिर्फ इतना देखना था, इसमें तुम्हें सिर्फ इतना देखना था कि जो डीएनए है हमारा, ये निगेटिवली चार्ज होता है, ख़त्म काम। ठीक है, फिर उसमें तुम्हें स्टेटमेंट 2 में देखना था यूकैरियोट निगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज, तो ये वाला तो ठीक हो गया, ठीक है, और ये वाला गलत क्यों हो गया? क्योंकि निगेटिवली चार्ज वाला है। तो फिर यहाँ से तो ये, तो इस तरीके से स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज ट्रू। अब मैं मान लूँ इसमें ये बनाओ, इन प्रोकैरियोट्स द negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone। सेम बना दूँ दोनों में, तब क्या होगा? मैं ये बना दूँ न्यूक्लियोइड विच ऑल्सो, मैंने इसी में एक क्वेश्चन और बना दिया है, विच ऑल्सो पजेस। इससे इसको जिससे मैं पूछूंगी वही बताएगा, जिसको पता है आंसर वो बस हाथ खड़ा करेगा। विच ऑल्सो पजेस बस। अब बताइए, स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ आर करेक्ट, और मतलब सेम चीज़ें हो गई। बोथ आर करेक्ट और बोथ आर फॉल्स। 1 इज़ करेक्ट, सेकेंड इज़ फॉल्स की कॉम्बिनेशन बताइए बस। स्टेटमेंट फर्स्ट बना दिया मैंने, स्टेटमेंट सेकेंड, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं बायो में, तो ये इसलिए बनाते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे सीधे सीधे तो रट लेते हैं, लेकिन जहाँ बात घुमा के पूछी जाती है वहीं पर प्रॉब्लम फंसती है। इतना टाइम, लैक ऑफ रिवीजन। क्या बोथ आर करेक्ट? तुम शांत रहो। आयुषी, सौम्या बताएं। बायो तो हो जाएगा, बायो तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा नंबर यहीं से आने हैं, तब भी जो है बायो तो हो जाएगा, रिवीजन की क्या ज़रूरत है? तीनों को बराबर वेटेज देना पड़ेगा। अभी तो ये क्वेश्चन मैंने, अभी तो मैं उसको पता नहीं कैसे बना सकती हूँ,
अभी भी नहीं समझ में आया तुम लोगों को? इसका मतलब तुम लोग ने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मैंने सीधे सीधे बताया है कि हिस्टोन प्रोटीन्स प्रोकैरियोट्स में होती ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कृष्ण, अच्छा अभी कृष्णकांत नहीं आए हैं। प्रोकैरियोट्स में ये नॉट प्रेजेंट। ठीक, तो ये क्या हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, क्या हुआ? फॉल्स स्टेटमेंट। और ये क्या हो गया हमारा सेकंड वाला? ये तो ट्रू था ही। क्लियर हुआ? प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन होती है क्या? लैक ऑफ रिवीजन। इफ ए एंड सी मेक्स 30% and if and C make 30% and 20% of DNA respectively, what will be the percentage composition of T and G? ये मैं यहीं पे पढ़ा दूंगी अगर आप लोग को कंफ्यूजन है, क्योंकि चारगा फला छूटा हुआ है, चारगा पे बेस्ड है। कोई बता सकता है? हाँ, 20%। क्या क्या क्या? कौन ऑप्शन नंबर बताओ? कैसे? तुम शांत हो जाओ, जितने 1% होंगे उतने 80%। अब तुम शांत हो जाओ। अब जिससे जिससे पूछेंगे वही बताएगा मिक्स करके। तुम्हें समझ में आया? देखो, चारागाह रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि A इज इक्वल टू क्या होता है? T होता है। C इज इक्वल टू क्या होता है? G होता है। ठीक है, तो A यहाँ पे कितना है हमारा? 30% दिया है, तो इस तरीके से हमारा T क्या हो जाएगा? हमारा 30% हो जाएगा। C हमारा कितना है? 20% है, तो G हमारा कितना हो जाएगा? 20%। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। अब इसको जिससे पूछेंगे, जिसको जिसको पता है वो अपना मुंह बंद रखेगा, ये एज अ टेस्ट ही चल रहा है। ठीक है, और जिसको नहीं पता है उसको हम पहचान लेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। यूक्रोमैटिन, लूजली पैक्ड क्रोमैटिन, heterochromatiन, transcriptionally active, histone octamer is wrapped by negatively charged DNA in a nucleosome। शांत रहना। हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 4, मतलब पूरा इसमें पूछ लिया। देखो ऐसे ही घुमाएगा। नहीं पता? पाए तो हो जाएगा, लग तो रहा था। हाँ बताओ। सबसे पहले देखो, अभी तो यहाँ पे बता दे रहे हो, बहुत तुम लोग का भी ओवर कॉन्फिडेंस हम बताएं, मतलब ठीक है, सब चीज़ सही है। वहाँ पे क्या होता है, एग्ज़ाम टाइम का हम बता रहे हैं, वहाँ पे होता क्या है कि हम एकदम सही होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है इनकरेक्ट और करेक्ट नहीं देखते हैं। ये दिक्कत होती है वहाँ पे, क्योंकि टाइम बाउंड हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी आपके पास टाइम है, वहाँ पे आपका टाइम बाउंड रहेगा। प्रैक्टिस जितनी करोगे इस तरीके के क्वेश्चंस के, अब अभी क्या होगा कि मैं जो असाइनमेंट दूंगी, अब नीट वालों को जो असाइनमेंट दूंगी वो इस तरीके से दूंगी कि इस तरीके के और स्टेटमेंट मैं खुद से बना दूंगी। ठीक है, तो देखो इसमें बेसिकली क्या होता है, यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड होता है। ठीक है, राइट। हेट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता है, गलत। हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए इन न्यूक्लियोसोम, करेक्ट है। हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन आर्जिनिन, करेक्ट है। A typical nucleosome contains 200 base pair of DNA helix। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे करेक्ट वाले A हो गया, C हो गया, D हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज B। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग अपनी अपनी कॉपी में करें, कॉपी में मत करिए, ऐसे ही बता देंगे। लेकिन अब
आंसर अपने तक रखिएगा, बोलने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ एडेनिन मेक्स 30% ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब कि एडेनिन कितना है हमारा 30%, ठीक है। शांत रहो, पूछूंगी। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन? निशा, हाँ कौन सा? बी। तुम बताओ कैसे? ए इज इक्वल टू टी होता है तो हमारा 30 हो गया, और जी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू हमारा 20 हो जाएगा, 20 + 20, तो ये हमारा बी वाला करेक्ट हो गया। हर आंसर का मतलब हर क्वेश्चन का आंसर अपने तक रखिए, लीक आउट करने की ज़रूरत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग? द pH ऑफ स्टोन इज स्लाइटली एसिडिक, स्टोन्स आर रिच। जिनको जिनको पता होता है आंसर वो तुरंत हाथ खड़ा कर सकते हैं। स्टोन्स आर रिच इन अमाइनो एसिड लाइसिन आर्जिनिन, स्टोन कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन, स्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल। क्लास छोड़ी थी ना कल, उसका नतीजा है। और तुम्हारा निशा समझ में आ रहा है? हिस्टोन हमारा क्या होता है? बेसिक हिस्टोन हमारी सबसे पहले, हाँ बिल्कुल सही, बेसिक प्रोटीन है। बेसिक प्रोटीन है तो इसके पास पीएच एसिडिक कैसे हो जाएगा? बट ऑब्वियस सी बात है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। लाइसिन अर्जिनिन होता है, ये हमें पता है। कॉपी एक ऐसी जगह पे खोलिए जहाँ जो चीज़ें नहीं पता है, नहीं तो वीडियो से नोट डाउन कर लीजिएगा, रहने दीजिए। लाइसिन अर्जिनिन हो गया, ये होता है। पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू NH3 ग्रुप, NH4+ जो ग्रुप आता है उसकी वजह से हो जाता है, क्योंकि बेसिक होता है। ड्यू टू NH ग्रुप जो होता है ये हमारा पॉजिटिव। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड 8 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ये। 8 मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं अवनीश? H2A, H2B और H2 हाँ, H1 तो हमारा लिंकर होता है स्टोन। H2A, H2B, H3, H4, ठीक है, कल बताया था। हिस्टोन जो होती है डीएनए के अराउंड, हिस्टोन प्रोटीन हमारी रैप्ड होती है ऑक्टामर फॉर्म में, ऑक्टामर फॉर्म में। कैसे होता है? H2A, H2B, H3, H4, ठीक है। H1 कनेक्शन लिंकर की तरह काम करती है, ठीक है, लिंकर हिस्टोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर अपने अपने तक रखिएगा, लीक आउट करने की जरूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एडेनिन, बताइए आप लोग। एडेनिन पेयर विद थाइमिन, मतलब पहला इन्होंने स्टेटमेंट इस तरीके से दिया है कि एडेनिन थाइमिन, एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन। किसको किसको पता है? ये तो मैं बहुत आसान करके बता रही हूँ, अब इसके बाद मैं आसान करके बताऊंगी नहीं, क्योंकि ये आप ही लोगों को करना चाहिए। डी वाला बहुत सिंपल है, ये तो सबसे सिंपल था ये। हाँ ये अच्छा था, इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ, लेकिन सॉल्व कर दूँ कि रहने दूँ? रहने दो। चलिए बताइए, अब बोलना नहीं, सॉरी तुम। चूज अ करेक्ट पेयर, और खुद से बताइएगा ऑनेस्टी से। जब सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाए, ऑनेस्टी से मुझे बताइएगा कि कितने लोगों के कितने पूरे करेक्ट गए और कितने कितने गलत जा रहे हैं, वो कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अभी से नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 से, ठीक है।
करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, बताइए। बताइए बताइए निशा, उसका आंसर पहले तुम्हें देना है, बहुत रिवीजन हुआ है इसका। निशा, और जिनको जिनको पता है वो हाथ खड़ा कर दें। नहीं बताओ, चलो बताओ। हाँ, वेरी गुड भाई। पॉलीमरेज क्या करता है? ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स तो करता नहीं है, पॉलीमराइज करता है डीएनए को। ये क्या करता है हमारा? पॉलीमराइज करता है। न्यूक्लियस कट करता है डीएनए। कट क्या मतलब? डाइजेस्ट बोल सकते हैं इसको, कट तो उसके लिए आ जाएगा, डाइजेस्ट कर देता है, डिग्रेड द डीएनए कह सकते हैं इसको। डिग्रेड कर देता है डीएनए को। एक्सोन्यूक्लियस कट करता है फ्रॉम, कहाँ से? कट फ्रॉम एंड पॉइंट, एंड पॉइंट कर देता है। तो सही यही तो हुआ। जिसको जिसको पता है वो हाथ खड़ा कर लेगा। इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द OH ऑफ। अच्छा, ये किसको किसको याद है कि कौन सा प्यूरिन से अटैच होता था, कौन सा पिरिमिडिन से? इसमें भी ये था ना कि कार्बन नंबर ये वाला प्यूरिन के इस वाले नाइट्रोजन से और पिरिमिडिन के इस वाले नाइट्रोजन से। इसका आंसर बताओ, चलो छोड़ो, इसका आंसर बताओ। ये तुम लोग के लिए होमवर्क है, होमवर्क है यहाँ से कि पहले इसका आंसर बताओ। कितने लोगों को पता है? बताओ। सॉरी, हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ, फर्स्ट कार्बन ना, वेरी गुड। राइबोज हमेशा फर्स्ट कार्बन से जुड़ा होता है। ये टर्म मैंने क्लास में साफ साफ बोला था कि राइबोज की फर्स्ट कार्बन और प्यूरिन और पिरिमिडिन से ये कौन कौन से नंबर पे जुड़ती है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग देख के आएंगे। बस मुझे यहाँ से ये बता दीजिए कि प्यूरिन सिंगल रिंग होती है कि पिरिमिडिन सिंगल रिंग होती है? सिंगल रिंग कौन सा होता है इसमें, डबल रिंग कौन सा होता है? सिंगल रिंग, डबल रिंग। और ये तो बहुत इजी पूछा है, इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही बन के आएगा कि प्यूरिन के कौन से नाइट्रोजन से और पिरिमिडिन के कौन से नाइट्रोजन से। सिंगल रिंग, डबल रिंग। इसका शायद पिरिमिडिन का नाइट्रोजन नंबर 9 होता है और इसका कौन सा होता है? देखो, चेक करो एक बार। 7 तो नहीं होता है, 7 तो हो ही नहीं, सिंगल रिंग होता है। 6 और 9, 6 और 9, हाँ 6 और 9 होता है। एक बार चेक करो लेकिन कंफर्म हो। 6 तो ये वाला तो हमें कंफर्म है, 9 ठीक। द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 with the nucleosome indicates। जिसको पता है वो हाथ खड़ा करेगा, बोलेगा कोई नहीं ना, ऑनलाइन तो कोई होगा ही नहीं। बताइए जल्दी जल्दी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये तो इजी है बहुत ज़्यादा, किसको नहीं समझ में आया ये? देखिए, एसोसिएशन ऑफ स्टोन H1, बस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें बड़ा रॉकेट साइंस जैसी कोई बात उन्होंने बोली है। इन्होंने ये बस ये बोला कि स्टोन H1, अगर पूरा स्टोन भी दे देते बस घुमाने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन से तो कोई मतलब नहीं है स्टोन का, सीधी बात, ऐसे कट हो जाएगा ये। फिर उसके बाद रेप्लिकेशन से कोई मतलब नहीं है। स्टोन मतलब कि क्रोमैटिन कंडेंस, स्टोन मतलब ही हो जाता है कि क्रोमैटिन कंडेंसेशन में ये हमारा काम कर रहा है। आपने अपने सिलेबस में इतनी चीज़ पढ़ी है, बस इससे आपको तुरंत यहाँ से कोरिलेट कर ले जाना है, तो ये आंसर एकदम सही हो जाएगा। और डीएनए डबल हेलिक्स इज एक्सपोज कोई मतलब ही नहीं है इसका, तो ये भी गलत हो गया। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ही ईजी है ये तो। बताइए।
ऐसा नहीं होगा, लगा के होगा। लगाएं? 0.35 नहीं 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 नहीं, देखो थोड़ा सा बता देते हैं इसमें क्या है। a प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू 0.7, हिंट दे रही हूँ, 7/10 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, a इज इक्वल टू टी, g इज इक्वल टू c, ठीक है। a प्लस जी, एक मिनट, नहीं कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे तो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें अपोजिट होती कि नहीं होती हैं। एक मिनट, कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे तो t प्लस सी, a प्लस जी, 10/7 कितना आ रहा है, 1.43। समझ में आ गया, आया समझ में कि नहीं आया। यहाँ पे ये कह रहा है a प्लस जी, a प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू 0.7, ठीक। तो इसको हम 7/10 लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द सेम रेशियो इन द कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड जो होता है हमेशा पहले वाले स्टैंड का एकदम उल्टा होता है, ठीक है। तो जब उल्टा किया तो t प्लस सी अपॉन, मतलब t प्लस सी ऊपर चला जाएगा, a प्लस जी नीचे आ जाएगा, ठीक है। 10/7 हुआ और 1.43 हो गया, तो आंसर ये सही हो जाएगा। इसका तो ये बहुत इजी है, ये तो तुम लोग कर लोगे, हमें पता है। अब इसका आंसर जिसको जिसको पता है वो हाथ खड़ा करेगा, बोलेगा नहीं। जल्दी जल्दी करो, टाइमिंग ज़्यादा ले रहे हो, बता तुम लोग सही रहे हो, बस टाइम थोड़ा सा ले रहे हो। ऑप्शन ए 17% साइड ऑल्सो जी हो जाएगा, 17 17 17 34 34 और 5, बिल्कुल सही। हाँ सही है भाई। देखो यहाँ से 17% इस पे करो तो वाइट चाहिए, उस पे करो तो रेड चाहिए। 17% क्या है हमारा, साइटोसिन है, ठीक है। इसी तरीके से 70 क्या, C इज इक्वल टू क्या है हमारा, G, ठीक है। तो हमारा 17% क्या हो गया, G। हमेशा जब ऑप्शन देखना है ना वहाँ पे, तो कैसे पकड़ना, क्योंकि क्या होता है, दो ऑप्शन हमेशा नियर एंड डियर देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस वाले में A और D वाला तो सेम हो गया, ठीक है। लेकिन अब इतना तो कहीं मतलब ही नहीं है, साफ साफ यहाँ से अगर तुम लोग तुक्का लगाते तो ये पता चलता कि A इज इक्वल टू टी होता है, ठीक है। तो ये दोनों तो वैसे भी नहीं हो सकते, तो ये बिना लगाए भी यहाँ से हो जा रहा था, ठीक है। तो 33% हमारा हो गया A, 33% हो गया हमारा T। कैसे हुआ निशा बताओ, 66% को हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, खत्म काम। जिसको पता है आंसर मुंह बंद करके रखेगा। Which of the following biomolecules does have phosphodiester bond? ऑप्शन बी इसका किसने बोला है, ये किसने बोला है, क्या बोला है। तुमसे उम्मीद नहीं है मुझे इस आंसर की, किस आंसर की, तो हाँ बोलो। बिल्कुल सही बता रही है ना। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो आपने और कहाँ पढ़ा है अभी, मतलब इसमें कहाँ पढ़ा है। पॉलीपेप्टाइड में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, मोनोसैकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। मतलब देखो ये इस चीज़ से याद रखना, कहीं पे नोट डाउन कर लेना जब वीडियो देखना। तो यहाँ पे होता है हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा एस्टर बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड से जुड़ता है,
अच्छा, फैटी एसिड लिपिड कैसे बनता है पता है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से, ठीक है, तो वहाँ पे एस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक। फिर जो है हमारा एमाइनो एसिड, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड, सीधी सीधी बात। एक ही चीज़ आप अभी तक पढ़ रहे थे जिसमें क्या था वहाँ, अभी तो इसमें कंफ्यूज करने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्या है यहाँ पे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे और क्वेश्चन कैसे बना सकता है? इसकी जगह अगर ये दे दे, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स डज हैव फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, कॉमा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कॉमा H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर इस तरीके से ऑप्शन बना दे, डीएनए, एमाइनो एसिड ए, डीएनए एमाइनो एसिड सी, फैटी एसिड डी, लिपिड्स। बस सीधी बात है ना, क्योंकि तीनों बॉन्ड उसके पास भी होते हैं, खत्म का, इनके पास होते नहीं। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये तो बहुत इजी है, ये बता ही दो, तुम मत बोलना किसको किसको पता है। अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, इस तरीके से साइंटिस्ट के नेम आएंगे और आप जिनको हल्के में लेते हैं वो वहाँ पे आप गलत कराएंगे। कल बताया था, मुझे पता है तुम्हें पता है क्योंकि तुम्हारा तो फेवरेट है ये। बता दो सॉरी इन लोगों को। ये ऑप्शन नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। सीरियल क्या था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन दिया था ना, ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन दिया। फिर उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है उन्होंने वो दिया था, सर्च फॉर द, उनका मतलब कैरेक्टरिस्टिक दिया। फिर उसके बाद इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। एंड विल्किन ऑफ फ्रैंकलिन ने वो दिया था डीएनए का मॉडल, वो मॉडल में भी इन्होंने एक्सरे फिल्म जनरेट करी थी। नहीं, विल्किंस फ्रैंकलिन ने किया था, फिर इनके साथ वॉटसन क्रिक ने इस पे वर्क किया था। हाँ, बायो राइट, उनके काम को पकड़ कर वॉटसन क्रिक आगे बढ़े थे। हाँ, नोबेल प्राइज मिला था विल्किंस फ्रैंकलिन, और हाँ मर गए थे। फ्रैंकलिन लेडी थी ना सर, रोजल लेडी थी। अब इसका सही आंसर है हर्शे एंड चेज, ठीक है। तो इनको इससे याद कर लेना कि इनको कोई चेज नहीं कर पाया। इन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट दे दिया, इन्होंने ही बताया डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। उससे पहले कोई भी मतलब अनइक्विवोकल मतलब होता है कि कोई भी इस चीज़ का को मतलब सिरे से नकार नहीं पाया कि यही इन्होंने जो दिया है वो सही है। तो हर्शे एंड चेज इस तरीके से याद कर लेना कि जब इन्होंने डीएनए जेनेटिक मटेरियल दिया तो सब लोगों ने एक्सेप्ट किया क्योंकि इनको कोई चेज नहीं कर पाया। बताइए 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 बताइए, जिसको पता है वो मुंह बंद करके रखेगा। जल्दी बताइए, किसको किसको समझ में आ गया? निशा, बहुत बार पढ़ाया मैंने तुम लोगों को ये, इसलिए रिवीजन इज मस्ट। दिख नहीं रहा तो आगे आके बैठो। अच्छा रुको, तो वो कर दे, रुक जाओ जस्ट अ मिनट। सोचो इतना टाइम है यहाँ पे, इसलिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। समझ में आ रहा है? वैसे मैं तुम लोग को लास्ट में इतने कॉम्बिनेशन बना के प्रैक्टिस करा दूंगी, लेकिन ये है कि इसकी हैबिट डालो विद रेफरेंस टू हर्शे एंड चेज। देखो आप बड़ा किया है तो नीचे देख रहा है, जूम कर दिया है। वायरस इज ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव, फर्स्ट ऑप्शन
विथ रेफरेंस टू हासे चेज एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें कौन कौन से होंगे। पहला, वायरस इज ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव DNA, ठीक। वायरस इज ग्रोन ऑन द रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन, ठीक। वायरस इज ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव, थोड़ा थोड़ा NCERT की तरह उल्टा सीधा लिख दिया है इसमें। वायरस इज ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन। वायरस इज ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव DNA। वायरस इज ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव प्रोटीन कंटेन रेडियो एक्टिव DNA। राइट। और जल्दी से देख के बताओ, बहुत इजी है, कल पढ़ा था। आप बताएं? नहीं, अब देखो क्या होता है, सीधे सीधे कल पढ़ा था कि एक जगह P32 ले रहे थे, एक जगह जो है क्या कहते हैं ये कहाँ, हाँ रेडियो एक्टिव DNA, एक जगह ले रहे थे S35, काम खत्म। ये कहाँ से हो गया भाई? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और रेडियो एक्टिव प्रोटीन साथ में तो दे नहीं रहे थे, खत्म का। रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव DNA मतलब ही नहीं है भाई, ख़त्म। ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव प्रोटीन कंटेन रेडियो, क्या बात कर रहे हैं, ख़त्म है। बस कंफ्यूज कर रहा था वो, समझ में आया कंफ्यूजन कहाँ से हो, कैसे होगा वहाँ पे। तो इससे हमारा आंसर कौन सा सही हो गया? A and B, दैट इज B1 इज राइट। जिसको पता है वो शांत रहेगा, बोलने की ज़रूरत नहीं है। द टर्म न्यूक्लियन फॉर द जेनेटिक मटेरियल वॉज यूज्ड बाय, इस पर मुझे एक स्टेटमेंट भी लिखवाना था। स्टेटमेंट क्या था? हाँ मुझे पता है, तुमने साइंटिस्ट रट ली है, अच्छी बात है, वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। बताओ बताओ जल्दी, जिसको पता है वही बता दे, छोड़ो। वेरी गुड, हमको पता है साइंटिस्ट, तुम एकदम सही बताओगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। इसमें एक मैं लिख दे रही हूँ कि ऑप्शन 18 है ना, हाँ। DNA, ये नोट डाउन कर लेना। DNA क्या होता है हमारा? एसिडिक सब्सटेंस है, एसिडिक सब्सटेंस है, ठीक है। प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, क्योंकि ये भूल जाएगा, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक, फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिशर इन 1860, मिशर MEISCHER 1869 इन्होंने क्या दिया था? नेम्ड न्यूक्लियन। द फाइनल प्रूफ फॉर DNA एज द जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ, ये तो बता देना चाहिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत इजी है। निशा वेरी गुड, B, इसमें तो कुछ है ही नहीं। फाइनल प्रूफ मतलब जिनको कोई तोड़ नहीं पाया, चेज नहीं कर पाया जिनको। ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डिस्कवर्ड बाई, तुम शांत रहना, तुम साइंटिस्ट के एक्सपर्ट हो गए हो। ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डिस्कवर्ड बाई, हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, व्हाट्स ए कैसे हो जाएगा कुछ भी? ग्रिफिथ, करेक्ट 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 करेक्ट। ग्रिफिथ नाम ऐसे लगते हैं मेरे कजिन्स के नाम है। नहीं, बहुत अच्छी बात होती, पता है तुम्हें, साइंटिस्ट के नेम, मतलब मुझे तो अच्छी चीज़ है ये, याद होना चाहिए। आप जिस फील्ड में हैं अगर उसी के लोगों के नाम नहीं याद रखेंगे तो क्या फ़ायदा। RNA being unstable mutate at a faster rate. RNA can directly code for synthesis of protein, hence can easily express the character. RNA being stable, unstable, mutate at a faster rate.
एकदम सही। दोनों सही। अनस्टेबल होता है, म्यूटेट होता रहता है। फास्ट ब्रेक। कैन डायरेक्टली कोड, जाहिर सी बात है भाई, आरएनए से प्रोटीन बनाने वाले तो यही हैं, तो बस ख़त्म काम। तो अब ये हमारा कौन सा स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड दोनों करेक्ट, मतलब सी ऑप्शन हमारा ट्रू हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनएज इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन? नॉट रिक्वायर्ड, बहुत इजी। नॉट रिक्वायर्ड, भाई कौन सा है जो प्रोटीन की सिंथेसिस में नॉट रिक्वायर्ड? नॉट रिक्वायर्ड, टीआरएनए। मारेंगे तुम लोग को। हाँ, SIRNA पढ़ा था क्या कहीं? tRNA ट्रांसफर आरएनए तो क्या कर रहा था? वो तो लेके ही जा रहा था ना, पूरा अमाइनो एसिड ही ट्रांसफर आरएनए लेके जा रहा था। SIRNA कहाँ पढ़ लिया? साइलेंसिंग आरएनए होता है ये, आरएनए इंटरफेरेंस में काम करता है। SIRNA वर्क इन आरएनए साइलेंसिंग, आरएनए साइलेंसिंग, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बताया था, SIRNA MIRNA, वहाँ पे था ये। प्रोटीन मतलब 3 तो तुम्हें एकदम याद होने चाहिए, मैसेंजर आरएनए, rRNA और tRNA। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा अलग से कि राइबोसोम में कितनी मैंने बताया था राइबोसोम जो है, पहले तो किससे किससे मिलकर बना है ये बता दो जल्दी से। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन फैक्ट्री, किससे किससे मिलकर बना है? बताया था ना? राइबोसोमल आरएनए याद आ रहा है, और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, उसमें ये भी बताया था एक दिन कि क्वेश्चन है ये डायरेक्ट नीट का, कि कितनी प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ये भी बताया था। 80 प्रोटीन्स, याद कर लो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्ट एबेंडेंट इन एनिमल सेल? सबसे ज़्यादा एबेंडेंट कौन सा होगा हमारा? सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सेल में? इस पर एक स्टेटमेंट भी लिखवाना था मुझे। नहीं तो देखो, गलत से कुछ डरने वाली बात नहीं होती ना, जिसको पता है वो बता सकता है। 80% नहीं, नहीं, MIRNA तो हो ही नहीं सकता। MIRNA इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जो रेगुलेट कर रहा है वो ज़्यादा कैसे हो सकता है? राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि ये आपके अंदर राइबोसोम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और राइबोसोमल में मैंने बताया भी कि राइबोसोम मतलब राइबोसोमल आरएनए पाया जा रहा है, तो वो तो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 80% ऑफ द टोटल आरएनए ऑफ अ सेल इज राइबोसोमल आरएनए। अरे यार, क्या किया मैंने? 23rd पे थे ना? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज नॉट प्रोटीन? वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर सी, लाइकेज। Which of the following enzyme is not protein? कौन सा प्रोटीन नहीं है? कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस मार देता है आपको। हाँ, वेरी गुड, राइबोजाइम। तुक्का लगाया ना? राइबोजाइम जो होता है आरएनए इन नेचर होता है, तो बाकी सारे तो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। मैंने बताया भी था, इस पे देखो जाके अपने नोट्स देखे होते तो उसमें लिखा है साफ साफ। अभी तो एक इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आएगा कि कौन सा राइबोसोमल आरएनए है जो कि राइबोजाइम की तरह वर्क करता है। सारा नोट्स में लिखा हुआ है, पता है, नोट्स पलटे नहीं जाते हैं ना जाके। Which of the following rRNA act as structural RNA as well as ribozyme in bacteria? Very good, ये याद है। तो जब राइबोजाइम की तरह rRNA वर्क कर रहा है तो वहाँ पे भी तो वही था ना, 23S। हाँ, ये बात सही है, वहाँ पे गलती मत करना बस। 23S rRNA हमारा राइबोजाइम की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक। 26।
विच वन ऑफ द, जल्दी जल्दी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू, अब जिसको पता है वो बोलता जाए, नहीं तो टाइम पता चला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू RNA? हाँ, वेरी गुड। चारगाफ रूल तो फॉलो ही नहीं कर सकता ना, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और उसके पास थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। ठीक, पहली चीज़ सिंगल स्ट्रैंडेड होता है RNA हमारा, और दूसरी चीज़ क्या होता है, यूरेसिल एट प्लेस ऑफ थायमिन। डन है। रेप्लिकेशन और DNA polymerase catalyze polymerization only in the one direction, that is 5' to 3'. Statement 2, during replication of DNA on one strand, the replication is continuous while other is discontinuous. बताइए जल्दी, बताइए जल्दी। वेरी गुड। किसको नहीं समझ में आई ये बात? अवनीश, समझ में आई? भाई सीधी सी बात है ना, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ DNA ऑन वन 5' to 3', गोल्डन रूल। एक कंटिन्यूअस लैगिंग स्ट्रैंड, एक लीडिंग, ये भी सिंपल, बस इतनी सी चीज़ है इसमें। सेमी कंजर्व बहुत इजी है। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन सेमी कंजर्वेटिव एस्टीरिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया होगा यहाँ पे, साल्मोनल टाइफिन्यूरियम, वेरी गुड, E. coli. E. coli is the right answer, that is A. E. coli तो तुम्हारा फेवरेट है। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, वेरी गुड, बैक्टीरिया होगा B. ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट। बताइए बताइए, इसमें आपका कंफ्यूजन रहेगा। ऑप्शन नंबर बी, लैगिंग स्ट्रैंड टुवर्ड द रेप्लिकेशन। थोड़ा सा ध्यान से देखो, बस दो ही बचा, अवे फ्रॉम द। देखो जब रेप्लिकेशन, यहाँ पे रेप्लिकेशन फोक उधर से खुल रहा था, ठीक, जब बनता है तो अपोजिट, यहाँ पे ही अवे फ्रॉम। ये याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, तो ये याद ही कर लो तो सही है। अवे फ्रॉम, वेरी इंपॉर्टेंट। टेलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंटल वेरी गुड, वाह, वेरी गुड। इसका आंसर बताएंगी क्यों? आयुषी, डायरेक्शन ऑफ RNA सिंथेसिस, डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। आयुषी या निशा में से कोई भी, जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। हैं? सी, तुम बताओ, तुम बताओ। डी ऑप्शन, बी ऑप्शन। भाई 5' to 3', ठीक है। मैम रेप्लिकेशन में जब RNA डालते हैं तो वो उसी डायरेक्शन में ओपन होता है जिस डायरेक्शन में हेलिकेज जाता है, तो वो भी लीडिंग स्ट्रैंड में जाता है 5 to 3', और वैसे भी RNA भी उसी डायरेक्शन में ओपन होता है, तो 5' to 3', 5 to 3', तो टेम्पलेट हमेशा मैंने बताया था, उस पर लिखा हुआ है, नोट्स में भी जाके देखिए, टेम्पलेट ऑलवेज विल बी इन 3' to 5'। ये रीडिंग हमेशा, और साफ साफ उसमें लिखा है रीडिंग ऑफ टेम्पलेट ऑलवेज, रूल है ये, रीडिंग ऑफ टेम्पलेट ऑलवेज विल बी लाइक दिस, एंड जो सिंथेसिस होगी वो हमेशा 5' to 3', गोल्डन रूल, इसको भूलना ही नहीं है। RNA की सिंथेसिस हो चाहे हमारी DNA की सिंथेसिस हो, चाहे आइदर RNA सिंथेसिस आइदर DNA सिंथेसिस, दोनों में, ठीक है। तो इससे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? 5' to 3', बी ऑप्शन करेक्ट, बी वाला करेक्ट हो गया। ट्रांसक्रिप्शन बहुत ही इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको वो कर दे रही हूँ, जूम कर दे रही हूँ आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे मैं देखिए पहले पढ़ रही हूँ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑन करस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड, मतलब कौन सा है जो कि
सीक्वेंस होगा करस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड के लिए। इफ़ द सीक्वेंस ऑन mRNA फॉर्म, mRNA का सीक्वेंस ये है, अब कोडिंग स्ट्रैंड का कौन सा सीक्वेंस होगा? हाँ, कौन सा बताया? एक लोग बोलो कौन सा है? हाँ, तुम्हारा डी है, UAG। तुम लोग अभी को कंफ्यूज कर दी हो। अरे क्या पूछ रहा है? कोडिंग स्टैंड पूछ रहा है ना, तो कोडिंग स्टैंड मतलब ये mRNA हो गया, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए? टी होना चाहिए, यू की जगह टी होना चाहिए। ATCG, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक मिनट हमको कंफर्म कर लेना जरा, हम देख ले रहे हैं जल्दी से, नहीं तो टाइम जाएगा। 33 का बी, हम जो कर रहे थे वो सही था, 33 का बी होगा। देखो AT सिर्फ यू ही तो चेंज होना है, टी बस 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो रहेगा ही ना। कोडिंग स्टैंड मतलब क्या था? कोडिंग स्टैंड मतलब सेम होगा वो एकदम आरएनए के, ये चीज़ याद रखोगे तो हमेशा तुरंत निकालोगे। सेम लाइक आरएनए, बस चेंज क्या होगा? टी की जगह यू हो जाएगा आरएनए में, ठीक है, और यहाँ पे टी हो जाएगा, ठीक। और 5 प्राइम टू 3 प्राइम दोनों का ही डायरेक्शन रहेगा, ये कंफ्यूजन करने के लिए दिया जाए। 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्यों रहेगा? क्योंकि कोडिंग स्टैंड मैंने बताया था पूरा सब कुछ सेम है एक्सेप्ट टी की जगह यू आ जाता है, ठीक है। कोडिंग स्टैंड को और क्या बोलते हैं? अब तो तुमको प्राइज देंगे हम। कोडिंग स्टैंड को क्या बोलते हैं? लीडिंग स्टैंड रेप्लिकेशन, कोडिंग स्टैंड ट्रांसक्रिप्शन, क्या बोलते हैं? नॉन टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड को और क्या बोलेंगे? मान लो ऑप्शन में ऐसे दे दिया, टेम्पलेट स्टैंड की जगह नॉन कोडिंग स्टैंड दे दिया, तो वहाँ पे सोचते रह जाओगे। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इन द, ये तो रट्टा मारे, जल्दी से बता दो इसको। ऑप्शन नंबर बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी आंसर। जल्दी बताओ जल्दी। वेरी गुड, ट्रांसफ़र आरएनए सबसे ईजिली है यहाँ से निकालना। यहाँ पे तो कंफ्यूज करने के लिए मान लो कि अभी ऐसा बना दे ट्रांसफ़र आरएनए दे ही ना, ट्रांसफ़र आरएनए से तो बहुत जल्दी कर लिया हम लोग ने। मान लो कि ट्रांसफ़र आरएनए ना हो और सिर्फ यही दे दे ऑप्शन में, तब ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। ऐसे तो सीधे याद है ना कि आरएनए मतलब क्या दे रहा है हमारा, याद है किसी को सीक्वेंस? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए सेकेंड, मैसेंजर आरएनए, थर्ड टीआरएनए, बस दैट्स इट। तो यहाँ पे तो मतलब समझना बहुत इजी था। अगर मान लो ट्रांसफ़र आरएनए हटा दिया तब कितना कन्फ्यूज़न होगा। तो ये 5S SN आरएनए, ये सारी भी चीज़ें रट लीजिए एकदम। The process of copying genetic information from one strand of the DNA into RNA is termed, the process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA is termed as transcription. A transcription unit in DNA is defined primarily by the 3 regions in the DNA: promoter, structural gene, terminator. In the light of above statement, choose the correct option. Very good, both are correct. What is the role of RNA polymerase third in the process of transcription in eukaryotes? ये तो आसानी है, देखो ये याद कर लो। थर्ड मतलब ट्रांसफ़र आरएनए, 5S आरएनए, आरआरएनए और SN आरएनए। इसमें मुझे एक और नोट कराना था, इसमें क्या था? क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में एक कैसे पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो जल्दी देखो।
जीन एक्सप्रेशन बाय आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। हाउस कीपिंग जीन्स, ये याद कर लेना, इसको कहीं नोट डाउन कर लेना। हाउस कीपिंग जीन्स होते हैं ये। एक्सप्रेशन रिक्वायर इन ऑल सेल टाइप्स। डन, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन मान लो पूछ ले ऐसे, व्हाट इज द रोल, नहीं, हाउस कीपिंग जीन्स आर एक्सप्रेस्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ भी दे दिया तो पता होना चाहिए। थर्ड। विच इज द ओनली एंजाइम दैट हैज कैपेबिलिटी टू कैटेलाइज, बताइए इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन प्रोसेस इन ट्रांसक्रिप्शन, जल्दी बताइए, बहुत इजी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वेरी गुड। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज हेलिकेस। फिर से आया बढ़िया। AGGTAT सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड मतलब हो गया हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है, पहले तो ये याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग, बहुत इजी। AGG मतलब हमें टी की जगह यू ढूंढना है, टी की जगह यू, AGG UAU, हाँ ठीक है, ए ऑप्शन। बस ए ऑप्शन, सीधे सीधे इसमें तो। DNA dependent RNA polymerase catalyze transcription on one strand of the DNA, which is called the DNA dependent RNA polymerase catalyzes transcription on one strand of the DNA। हाँ बस बताओ, ये बहुत इजी है। DNA dependent RNA polymerase catalyzes transcription on one strand of DNA। किससे करता है भाई, किसकी ज़रूरत होती है उसको, टेम्पलेट DNA की होगी। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं, अल्फा स्ट्रैंड कहाँ से आ गया, एंटी स्ट्रैंड कोई मतलब ही नहीं, कोडिंग स्ट्रैंड तो हो ही नहीं सकता, टेम्पलेट स्ट्रैंड ही तो होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, कौन सा इसमें रॉन्गली मैच्ड है, जल्दी बताइए। ओपेरॉन, स्ट्रक्चरल, जीन, ऑपरेटर, प्रमोटर, ट्रांसक्रिप्शन, राइटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू ट्रांसफर आरएनए, जल्दी बताइए जल्दी। आप पढ़ लीजिए। तुम लोग पढ़ो, बताओ। मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे क्या है, मैं तो तुम ही लोगों के लिए पढ़ रही थी, नहीं दिख रहा था। मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। सी ऑप्शन कैसे होगा, एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बनता है। ऑप्शन बी होगा, क्योंकि राइटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू ट्रांसफर आरएनए थोड़ा ना, डीएनए से डायरेक्ट हमारा आरएनए बनता है, तो सिंपल सा तो है। ट्रांसपोजॉन ये जो है थोड़ा सा अलग से दे दिया है, आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। तो ट्रांसपोजॉन्स कैन, पढ़ो तुम लोग, कैन बी यूज ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। वेरी गुड, तुक्का हमारा अच्छा। नहीं मैम, ये उसमें शायद है बायोटेक्नोलॉजी। हाँ सही पकड़ा। जीन साइलेंसिंग में ये काम करते हैं हमारे, जंपिंग जीन्स भी कहते हैं इसे हम। द कोडॉन AUG, बताइए ये अनबाइंडिंग को करता जल्दी हाँ क्या, है, अनबाइंडिंग को करता है। ट्रांसपोजॉन, हाँ जल्दी यहाँ पे आओ। नहीं आया, देखो ये होगा, ठीक है, मैम AUG शायद स्टॉप करना। मारेंगे अभी। AUG इनिशिएटर कोडॉन होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और वो भी मेथियोनिन को ही कोड करता है। तो पहला वाला तो वैसे भी इनकरेक्ट हो गया, और दूसरा वाला थोड़ा सा इस तरीके से सुन लो मेरी बात, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आग में लहसुन डालें, ऐसे याद रखना। इसके लहसुन डालते हैं। देखो
आग में इस तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। लहसुन डालें, डाले क्या आप, क्या इतना नहीं याद रखोगे तो फिर कैसे है, आप इस तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। Which of the following features of genetic code does allow bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology? जल्दी जल्दी जल्दी। ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल, अगर बैक्टीरिया में हो तो भी वो इंसुलिन वाला जीन इंसुलिन प्रोटीन को ही, अगर हमारे में है तो इंसुलिन जीन इंसुलिन प्रोटीन को ही कोड कर रहा है। इट मीन्स इट शुड बी यूनिवर्सल, ठीक है। ये क्वेश्चन 999 हो पाएगा। देखो, देयर आर 999 बेसेस इन एन RNA, इन RNA, ठीक है। तो दैट कोड्स फॉर अ प्रोटीन विथ 333 अमाइनो एसिड, 333 अमाइनो एसिड को ये कोड कर रहा है। एंड द बेस एट पोजीशन 901 वाले बेस को क्या कर रहे हैं हम, डिलीट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ठीक। लेकिन यहाँ से क्या है, 900 वाला तो अनअल्टर्ड रहा ना, चेंज तो 901 वाले पे हो रहा है, अनअल्टर्ड, ठीक है। तो इतने 300 अमाइनो एसिड तो हमारे बन जाएंगे। कैसे बनेंगे बताओ? क्योंकि एक कोडॉन, 3 कोडॉन मिलके एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। 3 कोडॉन मतलब वो जो नहीं होता है AUG, 1 अमाइनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। तो अब यहाँ से बचे कितने हमारे, 33 बेसिस अनअल्टर्ड। क्लियर? डी कहाँ से भैया, सी। 333 वाला तो अनअल्टर्ड है क्योंकि ये 900 वाले द्वारा हो रहा है, ठीक है। क्लियर? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पढ़ो तुम लोग। 6 कोडॉन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत इजी है ये। कोडॉन इज रीड इन mRNA इन कंटिग्यूअस मैनर, 3 कोडॉन फंक्शन एज स्टोर। हाँ देखो भाई, 6 कोडॉन डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। 6 कोडॉन तो नहीं होता है कहीं से भी। कोडॉन हमेशा कंटिग्यूअस मैनर लिखवाया है, साफ साफ पंक्चुएशन नहीं यूज़ होता, कंटिग्यूअस मैनर में यूज़ करते हैं, इट इज़ राइट। 3 कोडॉन फंक्शन, 3 हमारे UAG, UGA और हाँ द इनिशिएटर कोडॉन, बस ए वाला गलत है, ए इज़ रॉन्ग। UAG होता है, UGA होता है और एक और कौन सा होता है, UGA, UAG, UAG हो गया, UGA हो गया, एक और कौन सा होता है, नहीं, इसी से रिलेटेड होता है आगे पीछे। UGA जाके देख लेना। UG नहीं होते, इसी की कॉम्बिनेशन है। हाँ ये तो सही है, ए। बताओ जल्दी जल्दी। हाँ ये जल्दी जल्दी, हम भी जल्दी चाह रहे हैं। साइंटिस्ट आ गए हैं यहाँ पे। हाँ वेरी गुड। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक, डी इज करेक्ट। ट्रांसलेशन अगेंस्ट द कोडॉन, बहुत इजी। UAC, व्हाट वुड बी द ट्रांसफर RNA पे एंटी कोडॉन कौन सा होगा, विच विल बी द, बहुत ही आसान, एंटी कोडॉन, उसका जस्ट उल्टा कर दो जो ऊपर लिखा है। UAG तो क्या हो गया, AUG, बी वाला करेक्ट, ठीक। उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, U की जगह A आ गया, A की जगह U आ गया, C की जगह G आ गया, हो गया करेक्ट। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ, पढ़ो तुम लोग। हम बता दें,
पूछ रहा है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन बिगिंस टर्म ध्यान रखना, इनिशिएशन पूछ रहा है। mRNA है, छोटी सब यूनिट आके बाइंड करती है, इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है। अब बताओ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इनिशिएशन की बात पूछ रहा है। ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन बिगिंस एज सून एज, जितनी जल्दी स्टार्ट होती है, जितनी जल्दी आके छोटी सब यूनिट राइबोसोम की बाइंड करती है, उतनी जल्दी क्या हो जाता है, स्टार्टिंग हो जाती है। द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, ये तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी। पहला फेज, पहली चीज़ जो ट्रांसलेशन में स्टार्ट होती है निशा है, ट्रांसलेशन में जो सबसे पहले स्टार्ट होती है, पहला स्टेप लिखवाया है मैंने, एमाइनो एसाइलेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए। पहला ट्रांसफर आरएनए को हम एमाइनो मतलब एमाइनो एसिड को हम एटीपी से एक्टिवेट कराते हैं, फिर हम ट्रांसफर आरएनए पर लोडिंग कराते हैं। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, वेरी, अब 2-3 क्वेश्चन इसमें हैं, बहुत इजी है, जल्दी जल्दी बताते जाओ। इसमें मुझे तो पता ही है। यहाँ पे ये पूछ रहा है लैक जेड जो होता है, लैक जेड ओपेरॉन मॉडल याद आ रहा है, लैक वाई, लैक ए, लैक आई, ऑप्शन नंबर बी। ए का देखो, ए का थर्ड परमीज, ठीक है, नहीं गलत। देखो जेड वाला कोड करता है गैलेक्टोसाइडेज को, अब ढूंढो तुम लोग। वाई वाला करता है परमीएज को, ए वाला करता है ट्रांस एसिटाइलेज को, और ये वाई की जगह आई होगा, आई करता है हमारा रिप्रेजेंट प्रोटीन को। तो मतलब ए से हमारा फोर्थ वाला आना चाहिए, ए फोर्थ, नहीं सॉरी ए फोर्थ नहीं, ये सी का फोर्थ आना चाहिए। देखो इन दोनों में से होगा, ए का थर्ड, हाँ तो सी वाला होगा। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा ऑप्शन तुमने बताया? अरे तुम लोग जोड़ो ना, ये देखो ए वाला हमारा किससे होगा, ए वाले का होता है ट्रांस एसिटाइलेज, ए का 2, ठीक है, ए का 2 हो गया, बी का, हाँ डी ऑप्शन, हाँ ए का 2, बी का 1, और सी वाई हमारा करता है किसको, परमीएज को, तो हमारा हो गया, ठीक है। ठीक है, नेम द कंपोनेंट दैट बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ एन ओपेरॉन, एंड बहुत इजी है ये क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। अरे भाई रिप्रेसर प्रोटीन नहीं होता है, रिप्रेसर प्रोटीन ही तो होता है कि नहीं होता है? ये भी कर लो, विच, ये बहुत इजी है, ये वाला भी कर लो। नहीं बी ना, हाँ सही है, लैक्टोज, बस स्टार्ट है लैक्टोज, ठीक है। ये जल्दी से बताओ, जेड, सॉरी जल्दी बताओ, ये तो हो ही चुका है तो इसको बाद में कर लेंगे। इसमें जल्दी से बताओ, क्लास स्टार्ट, वेरी गुड। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एन ओपेरॉन, जल्दी से ये बता दो। वेरी गुड, सी वाला। एन इक्विवेलेंट ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन इज, हाँ किसने बोला, सिस्ट्रॉन, वेरी गुड, सिस्ट्रॉन होता है फंक्शनल यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन, लैक्टोज, सही है। अब नेक्स्ट, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं हम, टेस्ट में मिलेंगे आप लोग से, टेस्ट के बाद ठीक है। आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं Q&A की। थैंक यू सो